तो अपन ने इस चैप्टर में सबसे पहले बात की मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। तो टेंजिबल एसेट जो होती है ना, उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन होता है ड्यू टू यूजर्स या पासेस ऑफ टाइम या ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या एक्सीडेंट, उसको हम लोग डेप्रीसिएशन बोलते हैं। समझ गए? क्यों डेप्रीशिएशन लगाते हैं? ताकि सही प्रॉफिट आ जाए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हो जाए, लीगल रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब एसेट्स की लाइफ खत्म होना तो अपने पास फंड्स वापस अरेंज हो जाए। तीन चीजें डेप्रीसिएशन के लिए अपने को चाहिए: कॉस्ट ऑफ एसेट, उसका एस्टिमेटेड स्क्रैप और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बाकी ये दोनों चीजें गिवन होती है, एस्टिमेटेड होती है। उसके बाद एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जब आप एसेट्स खरीदते हो तो उस एसेट्स की कॉस्ट में क्या क्या आता है? परचेज प्राइस से लेके अप टू इंस्टॉलेशन जितने भी एक्सपेंस होंगे, परचेज प्राइस में अप टू इंस्टॉलेशन जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब कॉस्ट में क्या होगा? तो परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट है तो वो माइनस होगा, ट्रांजिट का कोई भाड़ा आपने दिया है वो ऐड होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड होता है, लोडिंग अनलोडिंग खर्चा क्या होता है? ऐड होता है ना। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, फर्स्ट फर्स्ट बार जब ट्राई करते हैं तो उसका जो ट्रायल रन का जो कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। समझ में आया? और कुछ ऐसे खर्चे जिनको हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपका इन कोई भी इनोग्रेशन एक्सपेंस हुआ है या स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस है या एडवर्टाइजमेंट या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदोगे और उसकी मशीन पे कोई भी आपने फर्स्ट टाइम रिपेयर्स इन मेंटेनेंस एक्सपेंस किया तो वो उसकी कॉस्ट में क्या होता है? ऐड होता है। समझ में आया? उसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन की बात करें तो पहला मेथड आपके पास कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। उससे डेप्रीशिएशन पर एनम निकालना हो तो दो तरीके हैं: कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ करो, और या बहुत सी बार रेट ऑफ डेप्रीशिएशन जो दिया होता है वो ऑन कॉस्ट होता है, तो भी वो एसएलएम मेथड होता है। तो अगर आपको रेट दी हुई हो तो कैसे निकालोगे? अगर रेट दी हुई है तो बोलो। डेप्रीसिएशन पर एनम निकालने के लिए ये तो रेट है, ये तो रेट है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन बाय एसएलएम। तो अगर आपको कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ दी हुई हो तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ करना पड़ेगा। और जब डेप्रीसिएशन की रेट ऑन कॉस्ट गिवन है तो डेप्रीसिएशन निकालने का तरीका क्या रहता है? कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन 100। समझ गए? डब्ल्यूडीवी मेथड में नॉर्मल है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसिड्स इनटू रेट बाय 100 करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से क्या होता है? रेट निकलती है। उसके बाद बहुत सी बार किसी मशीन की जो लाइफ है, एसिड्स की लाइफ है, वो ईयर्स के बजाय किस में गिवन होती है? प्रोडक्ट में गिवन है। तो पहले आप डेप्रीसिएशन पर यूनिट निकाल लो, उसके लिए आपको कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूनिट करनी पड़ेगी, तो उससे डेप्रीसिएशन पर यूनिट आएगा। फिर जिस ईयर में जितनी यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे, जिस ईयर में जितनी यूनिट प्रोड्यूस करोगे इनटू डेप्रीशिएशन रेट पर यूनिट करोगे तो उस साल का क्या होगा? डेप्रीशिएशन आएगा। समझे क्या? फिर बहुत सी बार एसिड्स की लाइफ क्या होती है? आर्स में होती है। तो आप पहले डेप्रीसिएशन पर आर निकाल लो, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड आर करोगे तो वो डेप्रीशिएशन पर आर आ जाएगा। फिर जिस ईयर में जितने मशीन आर चलेंगे इनटू रेट पर आर करोगे तो उस साल का क्या होगा? डेप्रीशिएशन आएगा। समझ गए? फिर सम ऑफ ईयर मेथड, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ऑल्टरनेटिव होता है। इस मेथड में जो डेप्रीशिएबल अमाउंट होता है ना, डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एसिड्स, उसको एसिड्स की लाइफ के रिवर्स नंबर के रेशियो में क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं। तो अगर आपकी कॉस्ट 35,000 है, स्क्रैप 5,000 है, मतलब डेप्रीशिएबल अमाउंट 30,000 है, लाइफ कितनी है? 5 साल है। 1 2 3 4 5 ये ईयर है। इसका रिवर्स रेशियो लेना है, 5 4 3 2 1। तो 30,000 का जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है ना, उसको 5 4 3 2 1 के रेशियो में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो पहले साल डेप्रीसिएशन सबसे ज्यादा आएगा और लास्ट ईयर में सबसे कम आएगा। तो ये 5 मेथड होते हैं जिससे अपन ये निकाल सकते हैं कि हर साल कितना डेप्रीसिएशन लगाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग। तो डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि डेप्रीसिएशन एसेट्स पे चार्ज करते हैं या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन करते हैं। समझ में आया? अगर आप
डेप्रीसिएशन को एसेट पे चार्ज कर रहे हो, तो सबसे पहले जब भी आप एसेट्स परचेज करोगे, नॉर्मल एंट्री आपको क्या करनी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर इस केस में जब भी आपने एसेट्स को क्या किया, सेल किया, तो अकाउंटिंग डिपेंड करेगी कि आपने एसेट्स को बिगिनिंग में सेल किया या मिड ऑफ द ईयर सेल किया। अगर आपने बिगिनिंग में सेल किया तो उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज सिर्फ उस केस में क्या होता है, एसपी होता है। उस केस में सिर्फ एस और पी। एस मतलब सेल की एंट्री करनी है, पी मतलब प्रॉफिट लॉस। सेल की एंट्री नॉर्मल कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में अगर प्रॉफिट हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर आपने एसेट्स को मिड ऑफ द ईयर जाके कहीं बेचा तो आपको उस केस में डीएसपी करना पड़ेगा। डीएसपी, डी मतलब डेप्रीसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, फिर उसके बाद सेल, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो डेप्रीसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल करोगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर सेल की एंट्री वही कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, और प्रॉफिट लॉस में अगर प्रॉफिट हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। और ईयर एंड पे बची हुई जो एसेट्स है वो साल में जितने पीरियड के लिए काम आई है, जैसे ओपनिंग वाली है तो पूरे साल का लगेगा, मिड में कहीं खरीदी है तो उस पर क्या होगा, परचेज की डेट से ईयर एंड डेट तक, परचेज की डेट से ईयर एंड डेट तक लगता है, उसकी नॉर्मल एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो ये जो डेप्रीशिएशन निकालोगे ओपनिंग पे क्या होगा, पूरे 12 महीने का, और न्यू एसेट्स पे परचेज डेट से ईयर एंड डेट तक का लगता है। समझ में आया? तो अगर आप डेप्रीसिएशन एसेट्स पे चार्ज करते हो, डेप्रीसिएशन अगर आपने एसेट्स पे चार्ज किया तो ये खरीदने की एंट्री है, ये बेचने की है। अगर बिगिनिंग में बेचा तो ये करना है, ये वाला ये। और अगर आपने मिड में बेचा तो आपको ये करना पड़ेगा। और ईयर एंड में बिगिनिंग से जो बचा हुआ है उस पर पूरे साल का लगाना है, और जो नया खरीदा उस पर परचेज डेट से ईयर एंड तक लगाना है। और अगर आप डेप्रीसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करते हो तो पहला, जब आप एसेट को क्या करोगे, कभी भी परचेज करोगे तो नॉर्मल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद अगर आपने एसेट्स को क्या किया, सेल किया, सेल, और सेल में भी क्या है, अगर आपने एसेट्स को बिगनिंग में बेचा तो उस पर डेप्रीसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर इस केस में होता है टीएसपी। टीएसपी मतलब आपको पहले प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ेगा, एसेट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि एसेट्स कॉस्ट से क्या हो, डब्ल्यूडी पे आ जाए। प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, ट्रांसफर करोगे तो डेबिट होता है। तो आपको एंट्री करनी पड़ती है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये क्या है पता है, जो एसेट बेची ना उसका आज तक का डेप्रीशिएशन है। फिर आपको एंट्री करनी होती है सेल की, नॉर्मल कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और फिर होता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और लॉस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। और अगर आपने कभी एसेट्स को मिड में बेचा है तो यहां पे डी टी एस पी करना पड़ेगा। डी मतलब डेप्रीसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, नहीं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी। फिर उसके बाद ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो एसेट बेची ना उसका जो आज तक का डिप्रीशिएशन है इंक्लूडिंग ये मिला के, उसको प्रोविजन से एसेट्स में डालना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये टोटल आज तक का जो उस पे डेप्रीशिएशन है वो डालना पड़ेगा, ताकि एसेट कॉस्ट से डब्ल्यूडी पे। सेल की एंट्री सेम, वही सेम कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और वही प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट हुआ तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। और उसके बाद जो भी रिमेनिंग बची हुई एसेट्स है, जो ओपनिंग में से बची हुई है उस पर पूरे
12 महीने का, और जो न्यू परचेज किया है सेम उस पे परचेज की डेट से क्या करना पड़ेगा, ईयर एंड डेट तक का डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। और नॉर्मल एंट्री यहां पे आपको ये करनी पड़ेगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो ये कब होता है, ये जब डेप्रीसिएशन एसेट पे चार्ज हो। तो खरीदने की एंट्री सेम है, सेल करते समय बिगिनिंग में बेचा तो एसपी और मिड में बेचा तो डीएसपी। ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन लगाना है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन करते हो, परचेज की एंट्री सेम है, सेल बिगिनिंग में किया ना तो डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, टीएसपी करना पड़ेगा, प्रोविजन ट्रांसफर करके सेल प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। और मिड ऑफ द ईयर बेचा तो डीटीएसपी करना पड़ेगा। और फिर ईयर एंड पे बची हुई एसेट्स को डेप्रीशिएट करने के लिए डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन करना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, डिस्पोजल। क्यों बनाते हैं डिस्पोजल अकाउंट? ये उस एसेट्स का अकाउंट है जिसको बेच दी, तो बेचने पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो फाइंड आउट करने के लिए डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। अब डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा या अकाउंटिंग क्या होगी वो डिपेंड करता है। पीएफडी इज नॉट मेंटेन और पीएफडी इज मेंटेन। जब पीएफडी नहीं मेंटेन है तो डिस्पोजल के केस में पहले तो डेप्रीसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल लगाना पड़ेगा, बोलो। फिर आपको एसेट्स की जो डब्ल्यूडीवी है ना वो डिस्पोजल में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, फिर सेल की एंट्री होगी, फिर प्रॉफिट लॉस की एंट्री होगी। तो इस केस में अगर मिड में बेचा है तो बिगिनिंग में बेचोगे तो डी नहीं आएगा। डी मतलब डिस्पोजल, मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये बनता कब है डिस्पोजल? जब एसेट्स खरीदते हैं। जब आप एसेट बेचते हो तब डिस्पोजल अकाउंट बनता है। तो ये बेचने के वक्त की अकाउंटिंग है। तो पहले डेप्रीसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, वही नॉर्मल एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर एसेट की जो क्या बचेगी, एसेट की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ना उसको डिस्पोजल अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। उसकी एंट्री होती है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये बेची हुई एसेट्स की डब्ल्यूडीवी है। फिर सेल की एंट्री नॉर्मली कैश टू एसेट्स होती है, पर अभी कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। और अब आपको डिस्पोजल अकाउंट बताएगा कि बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल। और अगर पीएफडी मेंटेन कर रखा है तो आपको करना पड़ेगा डी पी टी एस पी। भैया प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन कर रखा है, इसका मतलब दो अकाउंट है, एक एसेट्स अकाउंट और एक प्रोविजन है, तो दो बार ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डी मतलब डेप्रीसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल ऑन एसेट सोल्ड, जो बेची उस पे डेट ऑफ सेल तक का डेप्रीशिएशन। अभी यहां पे एंट्री करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। फिर आप ट्रांसफर करोगे क्या, एसेट की जो कॉस्ट है ना, जो बेची एसेट से उसकी जो कॉस्ट है वो जाएगा डिस्पोजल में। ये एंट्री करनी पड़ेगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जो एसेट बेची ना उसका जो आज तक का है वो डिस्पोजल में डालना पड़ेगा। प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है? तो ये एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। समझ में आया? फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी सेल की, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। और बाकी डिस्पोजल अकाउंट बताएगा प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट है तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और लॉस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। ये डिस्पोजल की एंट्री होती है। अगर प्रोविजन नहीं मेंटेन है तो ये करना है, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अगर है तो ये करना पड़ेगा, डी टी टी एस पी, ये करना पड़ेगा आपको। ये डिस्पोजल की स्पेसिफिक अकाउंटिंग है। तो जो सेल की एंट्री कर रहे थे ना अपन, कौन सी, एसपी या डीएसपी,
उसकी जगह आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब ये जो लिखा ना अपन ने सेल का वाला, सेल की एंट्री ये वाली, ये जो सेल की एंट्री ये वाली है, यहाँ पे जो सेल की एंट्री हो रही है ये वाली, इसकी जगह आपको ये डिस्पोजल वाली सेल की जगह ये एंट्री रिप्लेस हो जाएगी। परचेज की एंट्री वही है, सेल की एंट्री डिस्पोजल नहीं है तो अलग है, और डिस्पोजल है तो अलग है। समझ गए? और बाकी ईयर एंड पे बची हुई एसेट पे डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। समझे क्या? उसके बाद अकाउंटिंग में अपन ने क्या बोला कि अगर आपका मेथड चेंज हो जाए, कौन सा? डेप्रीसिएशन का, तो क्या हो सकता है? अभी तक एसएलएम लगा रहे थे, अब एसएलएम से, तो जिस ईयर में चेंज होगा ना, बिगिनिंग की जो डब्ल्यूडीवी है इनटू रेट बाय 100 करना है। और अगर आप डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पे आ रहे हो तो हाँ, बिगिनिंग का जो रिटर्न डाउन वैल्यू उस साल का, उसमें से स्क्रैप रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट जो भी क्वेश्चन दे वो लेना पड़ेगा। समझ गए? अगर एसेट्स रीवैल्यूड हो जाए, क्या हो जाए? एसेट रीवैल्यूड हो जाए तो ओपनिंग जो डब्ल्यूडीवी है ना, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में प्लस माइनस जो भी रीवैल्यूएशन किया है, अगर डब्ल्यूडीवी है तो इनटू रेट बाय 100, और अगर एसएलएम है तो इसमें से स्क्रैप माइनस करके रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर एक मैंने आपको बताया, अगर आप एसेट्स को रीवैल्यूड करते हो, रीवैल्यूड, तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होता है और सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन अपवर्ड है, पहली बार रिवैल्यूएशन अपवर्ड है, क्या एंट्री करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख सकते हो। और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है और डाउनवर्ड है, लॉस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब सब्सीक्वेंट आगे जाके, मतलब पहली बार, पहले आप ऑलरेडी रिवैल्यूड कर चुके, फिर वापस रिवैल्यूड कर रहे हो, तो सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन हो सकता है कि अपवर्ड हो। अब अकाउंटिंग क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ या डाउनवर्ड। अब सोचो, ऑलरेडी पहले अपवर्ड रिवैल्यूडेड है, फिर वापस अपवर्ड रिवैल्यूड हो रहा है, तो एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और अभी सोचो पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूड हुआ, तो वो लॉस कहां गया था? पीएनएल में। अब आप उसको क्या कर रहे हो? अपवर्ड कर रहे हो, तो वो जो फायदा है ना पहले क्या होगा? पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, सॉरी, एसेट अकाउंट, अभी अपवर्ड रिवैल्यूड कर रहे हो ना आप, एसेट अकाउंट डेबिट टू टू पीएनएल, जितना पहले पीएनएल में गया उसके ऊपर है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझे? और सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन आप क्या कर रहे हो? डाउनवर्ड कर रहे हो। अब वो डिपेंड करता है कि पहले अपवर्ड रिवैल्यूड हुआ, पहले अपवर्ड रिवैल्यूड हुआ मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व है, अब डाउनवर्ड जा रहे हो तो क्या है? लॉस है। तो आप एंट्री क्या कर सकते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट, उससे ज्यादा लॉस हुआ तो टू एसेट। और पहले पहले डाउनवर्ड था, अब भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग होता है। समझ में आया? तो अभी मैंने आपको बोला, ओवरऑल बात करें ना, तो परचेज की एंट्री फिक्स है, थोड़ा समझना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप मुझे बताओ, सेल की एंट्री डिस्पोजल नहीं बनाना है और डिस्पोजल बनाना है। डिस्पोजल नहीं बनाना है तो उस केस में क्या होगा? पी एफ डी नॉट मेंटेन और पी एफ डी मेंटेन। अब सोचो, बिगिनिंग वाली कंडीशन हटा देते हैं, सुन रहे हो क्या? डिस्पोजल नहीं बनाना है, अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? सेल की। डिस्पोजल नहीं बनाना है, सुन रहे हो? और साथ में पीएफडी भी मेंटेन नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा डीएसपी। सुन रहे हो? डिस्पोजल नहीं बनाना है पर पीएफडी मेंटेन है, तो डीटीएसपी करना पड़ेगा। सुना? और अगर आपको साथ में डिस्पोजल बनाना है, फिर यहां पे दो कंडीशन आती है, पी एफ डी नहीं है और
प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करना है। अब मुझे बताओ पीएफडी नहीं है तो यहां पे डीटीएसपी करना पड़ेगा, और अगर पीएफडी भी है तो डीटीटीएसपी करना पड़ेगा। ये सेल की एंट्री का कंक्लूजन है। क्या एंट्री करोगे यहां डेप्रीसिएशन की? वही डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये अप टू द डेट ऑफ सेल होगा। सेल की एंट्री वही कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रॉफिट हुआ तो एसेट्स टू पीएनएल, लॉस हुआ तो पीएनएल टू एसेट। और अगर पीएफडी मेंटेन है तो यहां पे पहली एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी। आता होगा तो कंफ्यूज नहीं करेगा, बाकी तो ठीक है। ट्रांसफर करोगे तो पीएफडी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बाकी सेल की एंट्री वही है, प्रॉफिट लॉस की एंट्री वही है। अब सोचो डिस्पोजल बनाना है और पीएफडी नहीं है तो पहले डेप्रीसिएशन की एंट्री वही, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर एसेट्स की जो डब्ल्यूडीवी बचेगी ना वो डिस्पोजल में डालनी पड़ेगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिर सेल की एंट्री जब करोगे ना कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल, और फिर प्रॉफिट लॉस की एंट्री डिस्पोजल से जाएगी। लॉस हुआ है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल, और प्रॉफिट हुआ तो और अभी बताओ पीएफडी मेंटेन है, डिस्पोजल भी बनाना है, साथ में पीएफडी भी है, तो पहले डेप्रीसिएशन की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी, फिर ट्रांसफर करोगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल, फिर प्रोविजन ट्रांसफर करोगे, प्रोविजन सॉरी ये एंट्री उल्टी हो गई, एसेट ट्रांसफर करोगे तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, फिर पीएफडी ट्रांसफर करोगे तो पीएफडी अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट, फिर सेल की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल, और फिर प्रॉफिट लॉस डिस्पोजल से जाएगा। ये सेल की अकाउंटिंग है। और ईयर एंड पे इन ऑल केस डेप्रीशिएशन लगाना होता है, या तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट करना है, प्रोविजन नहीं है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और प्रोविजन है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू। तो बची हुई एसेट पे डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना ओपनिंग में से बची हुई तो पूरे 12 महीने का, और परचेज इस साल की है तो परचेज की डेट से ईयर एंड डेट का लगाना पड़ेगा। यही करना होता है। कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा वरना होगा नहीं। ये कुल मिला के डेप्रीसिएशन में इतना ही करना है, समझ गए?